देश कह रहा है अब की बार सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 2024 के लोकसभा इलेक्शंस ने ऐसा ट्विस्ट लिया है कि बीजेपी और एनडीए जीत के भी हारी हुई लग रही है और इंडिया अलायंस हार के भी जीती हुई लग रही है। आप खुद ही सोचिए, इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स जो है वो खुद बीजेपी से कम है, लेकिन अगर आप कोई भी न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पे चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इंडिया अलायंस ही जीत गई है। हाँ, एग्जिट पोल्स ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे ये रिजल्ट काफी डिफरेंट है। एग्जिट पोल्स ने तो बीजेपी के लिए वन साइडेड विक्ट्री घोषित कर दी थी, पर इंडिया अलायंस ने बहुत ही क्लोज फाइट दी है। पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पीएम मोदी और एनडीए जो है वो कॉन्जिक्यूटिव थर्ड टर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को देखा जाए और उसके बाद अगर आप बीजेपी की सीट्स देखें तो आपको लगेगा कि बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी अलायंस को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में मेजॉरिटी मिली है। इसके पहले बस पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम ही कांग्रेस को 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म्स में मेजॉरिटी मिली थी। ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे तो फिलहाल बीजेपी लगभग 241 सीट्स जीत रही है और टोटल एनडीए 291 सीट्स पे आगे है। अगर आप ध्यान रखें तो जो मैजिक नंबर है वो है 272, यानी कि एनडीए जो है वो बहुत ही कंफर्टेबली सरकार बना सकती है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये इंडिया अलायंस वाले इतने खुश क्यों हैं? इसके पीछे 2 कारण है। पहला रीजन है कि जो बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में जो अलग पार्टीज है तो उसमें 2 बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी शामिल है। अब नीतीश कुमार को तो आप सब जानते ही है, वो अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से सरकार में अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो वो हो सकता है कि आज एनडीए में हो लेकिन वो कल इंडिया अलायंस चले जाए। इसके साथ ही अगर आप चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस वाले कहीं ना कहीं उनको अपने साइड खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया अलायंस ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए भी चंद्रबाबू नायडू से बात की है कि अगर वो उनके साथ जुड़ जाएंगे तो वो आंध्रा को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है वो जदयू या फिर टीडीपी को अपने साइड करने की पूरी कोशिश करेगी। और दूसरा कारण ये है कि किसी ने भी आज रिजल्ट के पहले ये नहीं सोचा था कि इंडिया अलायंस इतना क्लोज फाइट देगी। अगर आप कोई भी एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें बीजेपी को क्लियर मैंडेट दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो वन साइडेड फाइट एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे उसकी जगह एक बहुत ही क्लोज कंपटीशन देखा गया है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस और कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट मिला है और इस मोरल बूस्ट की वजह से वो बहुत ही उत्तेजित है। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से कोई जल्दी ही एनडीए छोड़ के इंडिया में शामिल हो जाए और इंडिया अलायंस फिर गवर्नमेंट बना पाए। अब हम बीजेपी के खुद से मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पाने के रीजंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से पहला और सबसे महत्वपूर्ण रीजन है एंटी इनकम्बेंसी और नरेंद्र मोदी को लेके ओवर डिपेंडेंसी। नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी तो बन ही गई है। इसके साथ ही साथ जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में काफी कम हुई है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी स्टेट को देखें तो हर जगह मोदी के नाम पे वोट मांगा जाता है, तो जो लोकल कार्यकर्ता है जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो बहुत सारे जगह खुद कुछ भी नहीं करते हैं, बस इलेक्शन के टाइम मोदी के नाम पे वोट मांग लेते हैं। इस चीज से जनता मेरे हिसाब से बहुत ही नाराज थी कि बार बार आप मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हो पर आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि बीजेपी को जो है थोड़ी कम सीट्स आई है लास्ट ईयर के मुकाबले। दूसरा मेजर रीजन है दलित वोट शेयर का रिड्यूस होना। अगर आप महाराष्ट्र, अगर आप यूपी, हरियाणा जैसे स्टेट्स को देखेंगे तो यहाँ पे बीजेपी का जो दलित का वोट शेयर है वो काफी गिर गया है। यूपी में तो जो मायावती की पार्टी है बीएसपी, उसका जो दलित वोट बेस था उसने भी एसपी और इंडिया अलायंस के पार्टीज को जम के वोट दिया है और कहीं ना कहीं ये जो दलित वोट का फैक्टर है वो बीजेपी के अगेंस्ट काम किया है, जिससे बहुत सारी एससी सीट्स में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से दलित वोट शेयर कम होने के 3 मुख्यतः कारण है। पहला और मेजर कारण मेरे को जो लगता है वो ये है कि इंडिया अलायंस ने एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव बना दिया था कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आती है तो वो कुछ ना कुछ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में कर देगी।
इस डर से बहुत सारे दलित वोटर्स ने इंडिया अलायंस को वोट किया है। दूसरा प्रॉमिस जो कांग्रेस का था कि वो अगर पावर में आई तो वो रिजर्वेशन का जो कैप है उसे हटा देगी। तो इस चीज को लेके भी हो सकता है कि बहुत सारे दलित वोटर्स ने इंडिया अलायंस को वोट दिया। तीसरा कारण था कि इंडिया अलायंस का कास्ट सेंसस का प्रॉमिस। तो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स जो है उन्होंने सोचा कि अगर कास्ट सेंसस होगा तो उन्हें अपने सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ पता लगेगा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट दिया हो। कहीं ना कहीं पहले जो था बीएसपी, एसपी और कांग्रेस में ये दलित वोट बढ़ जाता था, लेकिन इस बार बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है और सारा का सारा वोट जो है वो इंडिया अलायंस को पड़ गया है। तो इस वजह से भी बीजेपी को खासा सीट्स में नुकसान झेलना पड़ा है। इसी चीज से रिलेटेड तीसरा सबसे बड़ा रीजन है फॉल ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार। ये सबसे शॉकिंग चीज थी कि यूपी में बीजेपी जो है वो अपने लास्ट बार की सीट से आधी सीट्स लेकर आई है और ये शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूर्वांचल साइड देखें जो कि यूपी का ईस्टर्न जोन है, तो वहां पे बीजेपी को भारी मात्रा में लॉस झेलना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उन्होंने रिलीजन को काउंटर करने के लिए जो मंडल पॉलिटिक्स का यूज किया, तो वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रही है। उन्होंने कास्ट के बेसिस पे जो डिविजन्स क्रिएट किए, इस वजह से जो वोट है वो इंडिया अलायंस को कास्ट के बेसिस पे मिल गए। तो कहीं ना कहीं जो रिलीजन जो फैक्टर था उसको कास्ट से काउंटर करके इंडिया अलायंस ने ईस्टर्न यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही साथ राइज ऑफ अखिलेश यादव, यानी कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है सपा, वो यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है। तो ये बहुत ही शॉकिंग नतीजा है क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी। तो जो एसपी का जो वोटर बेस है वो पहले मुस्लिम और यादव हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जातियां है इस बार उन्होंने भी एसपी को वोट दिया है, जिस वजह से एसपी जो है टोटल 37 सीट्स पे आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का राइज है उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है यूपी में। अगला रीजन है ममता बनर्जी, जो कि अभी भी वेस्ट बंगाल में नंबर 1 है। अगर आप टीएमसी की सीट्स देखें तो वो लोकसभा में 42 में से 29 सीट्स जीत चुकी है। ये जो है इससे बीजेपी को बहुत भारी झटका पड़ा है क्योंकि बीजेपी ने संदेश खाली और सीए ला के बंगाल में बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर दिया था, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में नेक टू नेक फाइट हो, लेकिन टीएमसी बीजेपी से कई ज्यादा आगे है। इस चीज को लेके भी बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसके पीछे के रीजंस अगर आप देखें तो पहला रीजन है वहां का माइनॉरिटी वोट। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर टीएमसी पे गया है। दूसरा वहां पे रीजन है वेलफेयर स्कीम्स का। जो ममता बनर्जी है वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है वेस्ट बंगाल में, जैसे फ्री में साइकिल देना, हर मंथ बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाना, एटसेट्रा। इन चीजों की वजह से वहां की जो जनता है उन्होंने टीएमसी को वोट दिया है और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स पर आके सिमट गई है। अगला रीजन है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में की थी वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गई है। शिवसेना और एनसीपी को जो अलग अलग फैक्शन में बांटा गया था वो चीज कहीं ना कहीं बीजेपी पे बैकफायर कर गई है और महाराष्ट्र में जो एनडीए है उसको भारी हार झेलनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े राज्य है जहां पे लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स है वहां पे बीजेपी इस बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और यही रीजन है कि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगला रीजन है राम मंदिर का। कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा था वो इलेक्शंस के पहले एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक था, लेकिन इलेक्शन शुरू होते होते ये बहुत ठंडा पड़ गया। बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि राम मंदिर की वजह से उसे यूपी और बाकी सारे हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा वोट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इंडिया अलायंस ने इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का मुद्दा सामने रख के राम मंदिर को बहुत ही अच्छे से काउंटर कर दिया, जिस वजह से अगर आप अयोध्या को देखें जो कि फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, वहां पे भी बीजेपी एसपी से हार गई। तो ये सबसे शॉकिंग नतीजा था मेरे हिसाब से कि बीजेपी अयोध्या वाली सीट हार रही है राम मंदिर बनाने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं जो एसपी और इंडिया अलायंस है उसने बहुत ही अच्छे से इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का मुद्दा उठा के इसे काउंटर कर दिया, जिससे जो राम मंदिर का मुद्दा था वो बहुत ठंडा पड़ गया। लास्ट 5 साल के कुछ डिसीजंस भी बीजेपी पे बैकफायर कर गए। जैसे कोविड के टाइम जब बीजेपी ने लॉकडाउन लगाया तब बहुत से मजदूर लोगों को अपने गांव लौटना था, पर लॉकडाउन लगने की वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वजह से जो रूरल वोट बैंक है उसमें भी बीजेपी को बहुत कम वोट्स दिए हैं।
अगर इसके बाद आप इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो कि इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया, जिसके वजह से भी बीजेपी को काफी वोटों का नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी है, ऊपर से अग्निवीर स्कीम और फार्मर्स प्रोटेस्ट, इन सब ने जैसे आग में घी डाल दी। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे मिलके भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और कहीं ना कहीं इस वजह से एटलीस्ट रूरल वोट बैंक में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर आप सेविंग रेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उड़ीसा निकल के आता है। उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा इलेक्शंस में भी। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा जो है उसने बीजेपी को एटलीस्ट इतना बूस्ट दिया है कि बीजेपी और एनडीए जो है वो 272 सीट्स के ऊपर जा पा रही है। अगर उड़ीसा में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहता तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो 272 क्रॉस करने में भी स्ट्रगल करती। आज के इलेक्शन रिजल्ट के बाद दो किंग मेकर बाहर निकल के आते हैं। पहला है नीतीश कुमार और दूसरे है चंद्रबाबू नायडू। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए अलायंस को अपना सपोर्ट दे के रखे तो फिर तो बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट फॉर्म करने में। लेकिन अगर इन दोनों ने अपना सपोर्ट इंडिया अलायंस को दे दिया तो फिर बीजेपी शायद सरकार नहीं बना पाएगी और फिर इंडिया अलायंस सरकार बना लेगी। तो ये दोनों चीजों पे हमें नजर रखनी होगी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किसको सपोर्ट देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबल माना जाता है, क्योंकि आपको अपने जो अलायंस की पार्टीज है उसकी कई बातें सुननी पड़ती है और आप उतने खुल के डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो 2014 और 2019 में जब बीजेपी अपने दम पे मेजॉरिटी पे आई थी तो उन्होंने सारे डिसीजंस खुद के दम पे ले लिए थे। तो अब मेजर डिसीजंस लेने के पहले बीजेपी को काफी सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स को समराइज करूं तो मेरे हिसाब से बीजेपी ने उतना खराब परफॉर्म नहीं किया है। हाँ, यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में बीजेपी को थोड़े सीट्स का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को देखें तो बीजेपी खुद से 240 सीट्स अगर लेके आई है तो मेरे हिसाब से वो खराब परफॉर्मेंस तो कहीं से भी नहीं है। मजेदार बात देखने की ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो अपना सपोर्ट एनडीए को देते हैं या फिर इंडिया अलायंस को, क्योंकि यही दो लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।